जैसे ही वो बिल आता था सामने ना, बिजली का, गैस का, बच्ची के स्कूल का, फ्रॉकों का, तो मैं कहती थी घर बेच दो यार। आपको क्या समझ आया? तो मेरा भाई भी इस काबिल नहीं है कि मेरी फैमिली का ख्याल करे। किराएदार भी रख सकते हैं। हाँ? किराएदार भी कुछ रख सकते आप हैं। बेचो, आप एयरबीएनबी कर दें आप अपना एक घर। बंदी एक फ्लैट चाहिए, एक फ्लैट। और मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं किसी काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। ना मेरे पास मीन्स है और ना मेरे पास वक्त। अच्छा भाई, मुझे आपने बता दिया 2 बिल्कुल। महीने मेरे पास हैं। अब 2 महीनों के बाद आखिर में मेरी स्टेज होगी क्या? मैं तो कहते हैं कि आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं? कहते हैं कि मैं अपने को प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज की एपिसोड बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि कल की एपिसोड भी बहुत ही खास थी और जिस खास चीज़ की वजह चीज़ तो नहीं थी, जिस खास इंसान की वजह से वो खास थी वो मेरे सामने मौजूद हैं। हिना दिलपजीर, नादिया खान एंड मरीना खान। और ये हमारे खासो खास होस्ट जिसको कुछ खासिया हो गया है। क्या हुआ बेटा? खासिया है ना, अजीब सी बीमारी है। यही सिम्टम्स होते हैं, ऐसा ही होगा आपके साथ भी अगर खासिया के है। 9 दिन में ठीक हो जाता है ना। 9 दिन मुतअद्दी बीमारी है, हाथ लगाएं। और मुझे ना लग जाए भाई खासिया। भाई देखें, एक जुमले में कितनी दफा खास का इस्तेमाल करना, ये हमारी शर्त लगी थी और मैंने काफी 6-7 दफा एक ही जुमले में खास का इस्तेमाल हो गया। अरे तो क्या साबित करना चाहते हो उससे? खासिया है मुझे। क्या खास बात साबित करना चाहते हो? मुझे खासी है। खासिया। मैं छुट्टी नहीं की फिर भी आया हूँ शो पे। हाँ, छुट्टी नहीं शाबाश। लेकिन अब जा रहा हूँ छुट्टी पे। हैं हाँ। कहाँ जा रहे हो? सब किसके बता साथ? दूं। ये खुद जब दौरे कर आती है बाहर की बताती भी नहीं मैं है। अपनी जिंदगी में ड्रामे चल रहे हैं वो भी तो बताओ हमें। नंबर दो। वो ड्रामे नहीं, वो फीचर फिल्म्स हैं। उसके भी तो नंबर देने चाहिए ना हमें। ये मुकर्रम की जो प्राइवेट लाइफ है। हाँ। हाँ, नंबर दो। ओके जी, ये देखें, हम थोड़ा हंसी मजाक कर लें क्योंकि अभी थोड़ी देर में तो हमने अफसुर्दा ही हो जाना है। हमने ऐसे हो जाना। हमने ऐसे हो जाना। समझ में नहीं आता कि इस ड्रामे का रिव्यू करते हुए मेरे एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए। हाँ। क्या मैं जोक कर सकती हूँ या नहीं? नहीं, मतलब अब पता इस नहीं, तरह आई डोंट नो, नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो हमने कहा कि जो शुरू में एंटरटेनमेंट की डोज है आपको दे दी जाए, फिर बाद में तो हमने सैडनेस की डोज ही देनी है क्योंकि ड्रामा मेरे का ख्याल नाम से- है पामाल। टिश्यू का डिब्बा मंगवा लो ताकि काम आएगा आगे। वेरी सैड। तो जी, पामाल ड्रामा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और इस पे आज बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात मैं रेस करूंगा जब भी हमारा रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा, वो उस पे भी। और अगर मैं आपको पहले बता चलूं, क्योंकि हिना दिलपजीर साहिबा बहुत एन वक्त पे हमारे साथ शामिल हुई, जी हाँ। इन्होंने हमें इज्जत बख्शी के ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो 2 ड्रामाज ये नहीं देख सकी थी। एक सावल यार पिया और पामाल, इनके एपिसोड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी लेकिन बाकी इन ड्रामाज देखे। तो हमने इनको कहा कि अगले हफ्ते अगर ये ऐसा करके आई तो हमें उधर खड़ा कर देंगे क्लासरूम में बच्चों को कोने में खड़ा। फिंगर ऑन द लिप्स। हाँ भाई। नहीं, आई डू माय होमवर्क। तो फिर हम वो कर देंगे। आज पामाल का रिव्यू आप मेरी तरफ से सुनेंगे क्योंकि मुझे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे समझ आ रही है पामाल ड्रामे की। तो उसमें बड़ा डिफरेंट एंगल भी निकला है। वो अगर मेरे जजेस ने पकड़ा तो ठीक है, नहीं पकड़ सके उस बात को तो फिर मैं उस बात को आपके सामने लेके आऊँगा। नादिया स्टार्ट करेंगे तो नादिया हंसने मुस्कुरा लें जो करने प्यारा का। तुमने बोला है, तुम्हें बहुत समझ आ रही है, तुम स्टार्ट करो। नहीं, बुक लेते हैं। आए मरीना जी। जी वहां से हाथ करें ऐसे। ये मरीना जी। ओके, सिंपल, इतना इजी था। स्टार्ट करें जी प्लीज। मरीना जी वो कह द लो। ओल्ड वे, द पुगिंग वे। इसके मैंने इसके भी कोई 6 एपिसोड्स मैंने देखे। ये हफ्ता जो था मेरे लिए, इट वाज लिटरली माय ब्रेन वाज गोइंग राउंड एंड राउंड। अच्छा, फिर आप जब इतने सारे ड्रामे देखते ना, यू थिंक यू थिंक अच्छा ये नहीं वो उसमें नहीं हुआ था, वो इसमें ही हो, नहीं वो उसमें नहीं हुआ था, बिकॉज़ सो मेनी प्लेस यू आर वाचिंग। एनीवे, द मोस्ट डिप्रेसिंग प्ले ऑन टेलीविजन राइट नाउ इज कॉल्ड पामाल, बिकॉज इसमें रोने के अलावा कुछ नहीं। इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई है। इसमें हम सिर्फ बिल्स पे कर रहे हैं, बिजली का, गैस का, स्कूल का। ड्राइवर है नहीं, गाड़ी
गाड़ी को क्या हुआ है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, हाँ, सो ड्राइवर है नहीं. सो बेसिकली व्हेन फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ टू व्हाट आई हैव सीन नाउ इज आई थिंक 2 एपिसोड्स वो जेल में था और इसके यही मसले थे और यही रोना था. वो जेल से निकला बाहर तो यही मसले थे, यही रोना था. I don't understand, except obviously he's found out that he has cancer. ठीक है. अच्छा, मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है, एंड ऑफ कोर्स उसको ये भी पता चल गया कैंसर है और वो डिनाइल में चला गया, एटलीस्ट फॉर एपिसोड 19. मेरा सिर्फ ये मसला ये है कि उसकी पर्सनैलिटी में इतना शिफ्ट कैसे आया. वो जब अंदर गया था वो एक और आदमी था, जब वो बाहर आया वो एक और आदमी है. तो वो नार्सिसिज्म का जो पूरा एंगल था शुरू में, वो कहाँ चला गया और क्यों चला गया? बिकॉज मुझे पता है कि ये इतने डिटेल में कहानी हम लोग सुनाते हैं, तो अगर ये एक चीज़ पॉसिबिलिटी है तो इसकी भी डिटेल साथ साथ हो सकती थी कि कोई ऐसा इवेंट हुआ उसके साथ जेल में जिसकी वजह से उसको फील हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ. लेकिन कोई ऐसा सीन हमने ना देखा, ना क्या कहते हैं एपिसोड्स में, जिसमें वो रिपेंट कर रहा है कि मैंने अपनी बीवी के साथ क्यों इतना जुल्म किया. बिकॉज जब वो बाहर आया तो वो ही इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन. अब मैं ये सोच रही थी कि जब ठीक है ही कुड हैव बीन द सेम पर्सन, बट जब वो बाहर आया तब उसको पता चलता है कि ना भाई था ना कोई, और हर चीज़ बीवी की फैमिली ने की है. तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक रियलाइजेशन जो होती है ना, बट दिस 180 डिग्री टर्न का मुझे नहीं, it was not believable for me, because a lot of the times I was talking to a therapist, they saying a lot of the times ये भी होता है कि people with narcissistic qualities और I don't think ये bipolar है, लेकिन नार्सिसिस्ट है. हाँ, वो और अपनी ईगो को ना वो करके they come out worse. They come out much more worse and much more vicious, blaming the whole world for what has happened. तो इसका क्या था? Why has he come out to be this, person who suddenly realized कि तुम पुरानी वाली लड़की बन जाओ और तुम ये हो जाओ, तुम वो. खैर वो तो कैंसर के बाद आया है, but very depressing. Nothing really has happened in the story. Yes, it is just the struggle of this woman कि वो जब जेल गया तो वो क्या करेगी, वो अकेली हो जाएगी. अब वो मरेगा तो वो क्या करेगी, वो अकेली हो जाएगी. उसके पास कोई हुनर नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो क्या स्ट्रगल करेगी. वी आर ऑन द 19th and 20th एपिसोड, सो आई एम थिंकिंग दैट ही इज़ गोइंग टू पास अवे बाय द नेक्स्ट एपिसोड. तो उसमें फिर उसका स्ट्रगल दिखाएंगे कि वो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँची. और एक चीज़ मेरे माइंड में, जैसे ही वो बिल आता था सामने ना, बिजली का, गैस का, बच्ची के स्कूल का, फ्रॉकों का, तो मैं कहती थी घर बेच दो यार. You see the house there, it's palatial, it's massive, it's bigger than what his brother is, and he's not as rich, and he's just a high-ranking officer in a bank. So man, every time I would see that house, I'd say, sell the house, sell the house. Life would be very easy, just sell the किराए house. पे है, मुझे लग रहा है घर किराए पे है वो. नहीं, किराया कैसे भर रहे हैं? नहीं, इतने बड़े घर में क्यों रह रहे हैं? अगर वही आप मैं कह रही हूँ, ridiculous. आपके पास वो किराएदार भी रख सकते हैं, हाँ? किराएदार भी वो रख सकते आप हैं. बेचो, आप एयरबीएनबी कर दें आप अपना एक घर. बंदी फ्लैट चाहिए, एक एक फ्लैट. बंदी हो और एक बच्ची हो, आपको पता है कि आपके इतने खर्चे आने वाले हैं, आपको पता है आपके पास कोई वो नहीं है मींस टू सेल द हाउस. मैन, ये राइटिंग डायरेक्शन में करेंगे. अभी तो इनिशियल आप मुझे इमोजी दिखा दें, क्योंकि सेल द हाउस. मैंने जी ने अपना प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया है. सेल द हाउस. शॉक पे नादिया. अच्छा, मुझे कैसा लगा? अच्छा, मैया जी ने 2-3 सवालात उठाए हैं, इनके हाँ। आप जवाब देना पसंद करेंगे. कौन- आपको कौन क्या से? समझ आया? क्या? मैया जी ने कहा कि भाई उसका जो एक उसके लिए लर्निंग कर्व कौन सी सिचुएशन थी जो उसने सीख लिया. और एक नार्सिसिस्ट इंसान जो है वो तब्दील नहीं होता, बल्कि वो वर्स्ट होता है, क्योंकि उसकी ईगो बहुत हर्ट हुई है. नॉट एवरीवन, Not बट मोस्ट ऑफ everyone. देम. Most of them. Most of them. देखिए, Most of them. रजा के साथ ना 2 सेटबैक हुए. एक ये कि देखो ईगोस में बहुत थी, एक ईगो था और एक कंट्रोलिंग नेचर थी. जब आप प्रोफेशनली गिर जाएं इन द वर्स्ट वे कि आपके ऊपर केस चल रहा है, उस तरह से ये टूटा. और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो इस बीमारी ने इसका काम खत्म कर दिया.
नहीं वो तो अभी तो किया ना। अंदर से मुझे पिछले- लगता है कि ही इज जस्ट ब्रोकन। एंड द फैक्ट, एक और चीज़ ने उसको तोड़ा है, वो ये कि जब ये था जेल में तो इसके भाई ने इसकी हेल्प नहीं की और बीवी की किसी ने हेल्प नहीं की। तो ये जब ऐसे ट्रॉमास चीज़ें लाइफ में आती हैं तो आई थिंक कि कोई भी बंदा बदल जाए, कोई आप वैसे रह नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी रियलाइजेशन चीज़ें होती हैं कि आप बदल जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद इसको असर ना हो नहीं सकता। तो आई थिंक इसके ऊपर जो असर हुआ है वो ये कि ही इज़ बिकम वेरी प्रैक्टिकल, हम्बल इन अ वे, एंड ये कि बस कि यार मैंने ख्याल रखना था। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बेटी को नहीं देखेगा। इस मतलब जो बाल बनाता था बाप, जो बेटी को तैयार करके भेज रहा है, इतना ओवर पोजेसिव कंसर्न, उसको भी है कि कल तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, ये बड़ी होगी, इसको कभी मेरी ज़रूरत होगी, आई विल नॉट बी देयर। और मेरा भाई भी इस काबिल नहीं है कि मेरी फैमिली का ख्याल करे, तो किसके पास छोड़ के जा रहा है? 2 मिनट बीवी को निकलने नहीं देता था बाहर, अब उसको है कि मेरी बीवी को तो सब कुछ खुद मैनेज करना ही है। तो फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यार ये एक रियलिटी है और मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं किसी काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, ना मेरे पास मीन्स हैं और ना मेरे पास वक्त। तो आई थिंक मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा उसका टूटना, और एक जो नया ये रज़ा बाहर निकला है, ये राइटर की स्टोरी और ये उसका कैरेक्टर है, और बहुत कमाल कैरेक्टर है। और उस्मान मुख्तार ने जो एक्टिंग कर दी ना, मुझे नहीं लगता कोई इतनी मैच्योरिटी और इतनी खूबसूरती के साथ एक कैंसर पेशेंट का रोल प्ले कर सकता है जैसे जितनी मैच्योरिटी से उस्मान ने कि उस्मान ने इस ड्रामे में ना बहुत सारे एक्टर्स को पीछे, एक रेस अगर आप इमेजिन करें ना, पीछे छोड़ दिया। इतनी सिंप्लिसिटी, जो उसका एक सीन था जहाँ वो बच्ची की बर्थडे हो रही है और वो अंदर बैठा है, और बड़ी लाइंस कोई बड़ी नहीं है, और वो उसे कह रहे हैं आप कहाँ हैं? नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ उसको देखो, हाँ जाओ। वो एक अलग उसका एक जोन में चल रहा है, वो सिर्फ दिन पल गिल रहा है और ये देख रहा है कि मैं इतना बेबस हूँ, कुछ भी नहीं है। हाय पूरी दुनिया में मेरी बीवी, बेटी, मेरी औरतें अकेली रह गई घर की, और इसको पता है कि कितना बुरा, ये तो ज़्यादा बल्कि इमेजिन करता था, दुनिया बुरी है, माशरा बुरा है, लोग बुरे हैं। अच्छा, ये तकलीफदेह होता है देखना ऐसा ड्रामा उन लोगों के लिए, मेरे जैसी फैमिलीज़ जिनमें बड़े क्लोज रिलेशंस की डेथ हुई है कैंसर से। मेरी बहन, मेरी मदर, मेरे फादर को भी कैंसर है, ही हैज़ कैंसर राइट नाउ। और मेरे कज़न, मैंने सबसे मैं कितनी थी क्लास में, 14 की थी जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने यंग कज़न की, वो 21, अपने सामने उसको देखा कि कैंसर क्या चीज़ होती है और इतने यंग शख्स को हो कैसे सकती है। एंड आई सॉ हिम गोइंग इनटू अ कोमा राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और वो सारा मेरा इतना बड़ा ट्रॉमा था कि मैं उसके बाद खुद इतनी बीमार हो गई थी इतने महीने तक, और मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई थी जिसका कोई ना नाम था ना उसका इलाज डॉक्टर्स के पास था। एंड दे सेड कि वी डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद हर, और वो मुझे पता ट्रिगर उससे हुआ था, द रियलाइजेशन कि कोई ऐसे यंग बंदा उसको बीमार हो सकता है, ऐसे आंखें पीछे गई, कोमे में गया और ख़त्म हो गया। ये हिट करती है चीज़ बहुत बुरी तरह, और मुझे बहुत महीना, कोई साल लग गया था उस कंडीशन से निकलते हुए। तो फिर बहन को देखा, अच्छा बहन का एक अलग ट्रॉमा, उसको पता था उसको कैंसर है, वो एक खामोशी में चली गई कि यार मैं उसके पास यूके में थी, उसके हॉस्पिटल जाती थी क्रिस्टीज, एंड शी वाज जस्ट क्वाइट, खिड़की के बाहर देखती, दिन डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, कुछ पूछ लो बाहर देखी, खामोशी। अम्मी को हमने बताया ही नहीं कितनी देर तक। तो हर एक का एक डिफरेंट सा तरीका होता है कि कैंसर बहुत बुरा हिट करता है जिसको होता है और उसकी फैमिली को। तो मेरे लिए देखना इसलिए ज़रा पेनफुल हो जाता है। बट और कुछ जुमले ऐसे जिसमें मैं इतनी बुरी तरह रोई हूँ ना, कि जब मैं छोटा था और मेरे अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी, तो महीनों में सोचता था कि कैसे एक इंसान अकेले मिट्टी के नीचे दफन हो जाए बगैर किसी अपने के। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। जब मेरी बहन की जब डेथ हुई थी, मुझे बस ये था कि इसको अकेले छोड़ के कैसे आ गए। मैं दुबई में थी, वो यूके में उसका इंतकाल हुआ और मैंने फ़ौरन दफना दिया। मैंने कहा कैसे आप किसी अपने को जो है ना अंधेरे में, जो अंधेरे में सोने से डरता हो, और आप उसको ऐसे कब्र में छोड़ के आ गए वापस। मैं अपने इतने भाई से लड़ी, मैं कहा तुम छोड़ के क्यों आए, तुम वहीं रहना था, वो डर रही हो। तो कुछ ऐसे इसमें इतने तकलीफ दे जुमले हैं कि मैं कहती हूँ ये
हैं तो बहुत हकीकत के करीब, लेकिन बहुत तकलीफ दें। अब ये जुमला मैंने कभी किसी ड्रामे में नहीं सुना, हमने बहुत दफ़ा सुना है जी आपको कैंसर है, अच्छा ये, और ड्रामा उसके बाद बस रैप अप कर देते हैं उस चीज़ को, किसी और चीज़ पे मूव कर जाते, इतनी डिटेल नहीं बताते कि यहाँ इतना बीमार वो लग रहा है जब वो डॉक्टर के पास एंड में जाता है और कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसने सवाल पूछा जो हर आई थिंक उस शख्स के जहन में होता है जो मरने वाला हो, कि जब मेरा वक्त आएगा तो क्या सिम्टम्स होंगे। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, वो बहुत इम्पैक्टफुल भी था। हाँ, कि एक्चुअली आपके जहन में तो ये सवाल आता है ना सबसे पहले कि अच्छा भाई मुझे आपने बता दिया 2 महीने मेरे पास हैं, अब 2 महीनों के बाद आखिर में मेरी स्टेज होगी क्या, मैं तो कहते हैं कि आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं, कहते हैं कि मैं अपने को प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ। और वो किसी से अपने मरने की इस तरह से बात नहीं पूछ सकता डिटेल, ये सिर्फ अपने डॉक्टर से ही पूछ रहा है। घर में तो आके सबका सहारा बना हुआ है, सबको हिम्मत दे रहा है, बीवी को तैयार कर रहा है, बेटी को तैयार कर रहा है। फिर उनका जिस तरह उसने तैयार कर रहा है, उसके जो सीन से डायरेक्टर ने बड़े खजर ने आराम से शूट किए, लिखा हुआ बहुत प्यारा है, शूट बहुत ज़बरदस्त किया है, बट इट्स वेरी पेनफुल क्योंकि बहुत इसमें रियलिटी है, इट्स डिफ़िकल्ट टू वॉच, लेकिन कमाल है, फिर भी बहुत खूबसूरत बना। चलें जी, इनक्रेडिबल, 2 thumbs up। क्योंकि हिना आपा ने नहीं देखा हुआ ये ड्रामा, उनको बहुत एंड वक्त पे होमवर्क मिला था। बिल्कुल। तो लेकिन आप जाके अब देखिएगा जरूर। हाँ डेफिनेटली। इस पे थोड़ी सी बात depressing। करना चाहूँगा, और जो हाँ। मैं कह रहा था कि मेरे जहन में 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आए थे इस ड्रामे को देखते हुए। अगर हम, क्योंकि हम एक नार्सिसिस्ट इंसान को लेके चले थे, और आपका सवाल बिल्कुल बचा था कि वो एकदम उसमें तब्दील क्यों हुआ। मेरा ख्याल है कि वो जो उसका सारा गुरूर था जब वो जेल में जाता है, क्योंकि उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो जेल में जाएगा, उसकी ईगो तो वहाँ पे हर्ट हो गई। क्योंकि एक बात आप ये जान लीजिए कि जो नार्सिसिस्ट इंसान है ना, वो नहीं तब्दील हो सकता, उसकी फितरत वही रहेगी जो उसकी है। लेकिन वो इतना कमज़ोर पड़ गया था, जो मुझे समझ आई थी ड्रामे से, कि अभी तो वो जिसे कहते हैं कि सर्वाइवल मोड में चला गया था। और ये लोग लव बॉम्ब भी, आप जब आप उनके हाथ से निकल जाते हैं ना, तो लव बॉम्ब भी इतनी शिद्दत से करते हैं, आपको उसी मोहब्बत से चाहते हैं ताकि आप उनके उसमें दोबारा आ जाएं। तो ये भी उस वाले जोन में जहाँ पे इससे सब कुछ हासिल करना है अभी, तो उस पर ये लीनियंट भी है, इसने अपनी ईगो भी नीचे कर दी है। और फिर ये जाके देखें भाई को एक वो तो करके आता है, बेइज्जत तो करके आता है बड़े सटल वे में कि मिठाई लेके आऊँ, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है वो इसके था। और हमें ये बात भी एक समझ आती है कि उसको, अगर उसको जब वो जेल से निकल के बाहर आया तो 4th स्टेज कैंसर है उसको, तो जब जेल में था 3rd स्टेज तो वहाँ पर भी होगी ना, तो अंदर जो भी उसके लिए चेंजेस हो रही होंगी उसकी बॉडी में, उसका ना कहीं तो इम्पैक्ट हो रहा होगा। और वो उसके अंदर एक सुस्ती भी आ रही होगी, या वीकनेस आ रही होगी, चीज़ें आ रही होंगी। तो इस फॉर एग्जांपल आप जब बुखार होते हैं, आप एक डिफरेंट मोड में होते हैं, आप कहते हो कि यार अभी मुझे छोड़ दो, अभी आप कोई नई बैटल नहीं स्टार्ट करते। तो जो मुझे लग रहा था कि इसकी पर्सनैलिटी के साथ ये हो रहा होगा, तो इसलिए उसकी वो अग्रेशन, वो चीज़ें वो निकल के नहीं आई जो कि हम। बट यू नो द थिंग इज दैट मुझे जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है, कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना। आप यू डोंट चेंज द कलर ऑफ योर स्किन। वो जो होता है ना कि उसका जो एक कंट्रोलिंग फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रही कि बिकम द सेम पर्सन, बट कहीं ना कहीं तो निकलेगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर, जेल में उसको नहीं पता था कि भाई नहीं है उसके साथ, ये तो झूठ बोल रही थी ना कॉन्स्टेंटली। वो तो उसको बाद में पता चला, आफ्टर ही कम्स आउट ऑफ जेल, दैट द ब्रदर वाज नॉट विथ हिम। तभी तो उसको मैं कहती हूँ, तब एक रियलाइजेशन और एक शॉक भी आ सकता है आपके पास। वहाँ उससे पहले आई एम नॉट सेइंग दैट ही शुड हैव कम आउट एंड स्टार्टेड बीइंग नास्टी और मीन एंड ऑल दैट, लेकिन उसका कहीं ना कहीं तो वो फीलिंग रहनी चाहिए थी। आई थिंक इट्स अ फ्लॉ इन द स्क्रिप्ट। नहीं, मुझे जो लगता है ना, देखें उसका नार्सिसिस्ट जो था वो रहा है बिकॉज आप इस सिचुएशन से गुजरे। आप वहाँ पे बहुत 2-3 सीन्स आते हैं जहाँ पे वो अपनी बीवी को बैठ के प्रेज करता कि अमेजिंग जॉब, तुमने क्या किया, तुम मेरी बेटी को संभाला, और अपनी गलती का एहसास होता है उसको कि यार मैं कैसे पहले कर रहा था। उसको ये कभी भी नहीं हुआ है, अभी होगा आगे। अभी तक उसने ये नहीं कहा कि ओ माय गॉड मैं तुम्हें ऐसे कर रहा था, मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये इस तरह था। वो इधर तक पहुंच गया है, लेकिन तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अभी एम्पैथी उतनी नहीं है। वो अभी भी कह रहा है कि हाँ मैं इंटाइटल्ड हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करना था। आप थैंक्स करते हैं ना, अगर जब आपके भाई ने छोड़ दिया, आप सबने आपको छोड़ दिया, आपके मामू जो आपकी बीवी के मामू हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सब चीजें। लेकिन ये सारी चीजें उसको बाद में पता चली हैं कि मलिका मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो उसके लिए नहीं की है, अपनी बेटी के लिए की है, हाँ, कि उसका ख्याल नहीं उससे कहीं मलिका के लिए नहीं था कुछ। उसको ये सारी बातें जब जेल से ये निकले तब पता चली है
जेल में नहीं पता चली इसको मैं ये आप बातें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये अब टाइमलाइन अगर देखते हैं तो जब वो जेल के अंदर होगा तो डेफिनेटली वो स्टेज 3 कैंसर में होगा। तो ठीक है। देन वी शुड देखो जितना डिप्रेसिंग जितना लॉन्ग ये चल रहा है तो वी शुड हैव सीन दैट ना। देखें आई थिंक इफ यू देखो कहीं ना कहीं तो इसको रिफ्लेक्ट करते हुए या जेल में इसके साथ कोई ऐसी चीज होती है जिसको आपको एक झटका लगता है, देखें जो मैं आपको ये बता बट रहा हूँ, अदरवाइज आई फील दैट देखें आई मीन आई अंडरस्टैंड योर हाँ, पॉइंट ऑफ कि व्यू, जो बट फॉर हाँ, मी इट ठीक- वाज ठीक नॉट है, कन्विंसिंग। क्योंकि बेसिकली इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनकी ईगो होती है, क्योंकि ये अपने आप को सबसे सुपीरियर समझ रहे होते हैं और इर्द गिर्द के लोगों पे भी जो ये अपना ये वो डाल रहे होते हैं ना रोब दबदबा, वो इसलिए होते हैं कि देखो मैं कितना स्पेशल हूँ कि मैं इतना जुल्म भी कर रहा हूँ फिर भी इंसान मेरे साथ है। ये उनकी साइकी होती अगर है। 2-3 थप्पड़े पड़ती ना तो फिर एटलीस्ट उसको रियलाइज तो करता है कि भाई आई एम उसके लिए देखिए, अगर मैं आज इस ऑफिस में काम करता हूँ, कोई भी इंसान करता है, मैं अगर सही काम नहीं कर रहा मुझे फायर कर देते हैं, कितना बड़ा एक होता है कि वो मुझे फायर कर दिया, मुझे जॉब से हटा दिया। वो ना सिर्फ उधर से गया, उसकी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, वो बीवी बच्चों के सामने वो गॉड बना हुआ था, वो जेल गया। उसके लिए तो ये कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। जिस स्टैचर पे वो बैठा हुआ था, जो उसके अपने जहन में अपना उसने एक बनाया हुआ था कि मैं क्या हूँ, उसके लिए तो बिल्कुल एक ओके, मैं इस औरत को जिसको मैं बुली करता रहा हूँ इतने अरसे, इस तरह से करता हूँ, तो मैं किस जगह पे आ गया। तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी बड़ी डस्ट थी उसको जो लगी है। और फिर वहाँ पर भी आके वो क्या कह रहे हैं, अपनी बीवी को कह रहे हैं तुम मत आया करो, क्योंकि उसको लगता है कि अभी भी उसको वहाँ पर उसी को कंट्रोल करना है। उसने थैंक्स नहीं किया जो निकल के, जो मुझे लग रहा था कि उसकी नार्सिसिस्टिक ट्रेड अभी भी क्यों है वहाँ पे, उसने उस तरह से शुक्रिया अदा नहीं किया। उसने उसको जाके मामू का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उनका करना चाहिए था। नहीं, वो बहुत हल्का फुल्का था। It wasn't that. Exactly. He's still worried about the daughter. Here I totally agree with you, but I still feel that for me the translation was not that. It didn't come across to me that Okay. way. तो वो मेरे लिए तो इस तरह से था। तो मुझे इमोजी आप दिखाइएगा। हाँ जी। तो जी मेरी तरफ से भी ये ड्रामा जो है, क्योंकि इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम राइटिंग डायरेक्शन में करेंगे, मैं आगे आपसे बात करता हूँ। तो जी 2 thumbs up। आई थिंक ये वो ड्रामा है जो थ्रू आउट 2 thumbs up तो लेके जा ही रहा है। चलो भाई, गुड। महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। So writing and direction, again, like I said, except for him finding out that he has cancer, what I liked about it, what I really liked about the way he's handling the cancer, or the way the writer has written about the cancer or him having the cancer, is एक तो denial. I think that was a very good angle कि आप denial में जाते हैं, फिर आप कहते हैं we will go here, we'll go there, और फिर final जो आपको verdict मिलता है वो आपको verdict मिल जाता है, and you know कि now it's then the brother हाथ पाँव मारता है, कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, we'll go to Singapore. What I really liked was that he didn't go to Singapore, because when you only have 2-3 months left of your life, you want to spend it with your loved ones. रास्ते में कुछ हो जाए, वहीं वो मर जाए, और अगर वो जा रहा था, why wasn't the family going with him? That was my other question, but that's okay. But I'm glad that he didn't go. I think that was a very, very, very good decision. And he stayed back. One of the reasons he stayed back is to get his wife into a way. A wife has already been without the husband. This was the other thing. For a while now. तो उसको भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो वो सीख गई होगी ना, लेकिन वो हाथ पकड़ के हर चीज़ आप उसको सिखा रहे, बट चले, दैट इज़ द स्टोरी एंड दैट इज़ द वे इट इज़ बीन डन. बट the other thing is that why were they not selling the house? Girl away. I mean, it's very simple. I mean, that was the house was much too big for. अगर रेंट पे है तो फिर आप इधर आप छोटे घर में शिफ्ट हो जाएं, हाँ, कुछ और भी, अगर आप कुछ अपना भी है तो कर फिर आप सकते बेच दें। हैं, बिल्कुल. और इतना बड़ा घर, मीनिंग वो करोड़ों की जायदाद है. वो नहीं इसका क्या? आंसर है। हाँ, वो घर के कागजात वो ले गए थे, हाँ, वो तो कोर्ट उसके वाले. पास है. कोर्ट वाले हाँ, ले हाँ, गए हाँ. थे। घर के और गाड़ी के, गाड़ी दोनों के. घर वो गाड़ी तो वो सेल और नहीं कर जेवरात, ये सब चले गए थे। जेवरात नहीं गए थे. जेवरात ले गए थे, बड़े जेवर ले गए थे, छोटी सी चेन्स वेन्स रह गई थी। अच्छा. जब वो सीन था पूरा, तो इस वजह से घर नहीं सेल नहीं हाँ, हो वो सकता। कागजात उनके पास है. कागजात उनके लेकिन पास ये है। कि घर बहुत बड़ा है, ठीक है. बड़ा महंगा है. Who's my favorite character in the entire thing is the uncle. I love the way जो मामू का कैरेक्टर लिखा गया है, जिस तरीके से, because you know हम लोग soft men नहीं दिखाते ना, we don't show this side of a guy who is so supportive. I mean, he's surrounded by women, and he's so supportive of the way he's supporting this girl, the way he's
यू नो लाइक उसको पता है कि उसके साथ मुश्किल हो रही है, उसको आपको फेस से एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। बीवी भी बार बार जब भी वो कुछ कहते हैं मैं पैसे देने वाला हूं, तो एक बड़ा सा गल्प लेती है लेकिन उसको, और द लास्ट थिंग इज जहाँ वो शी पुट्स अ फुट डाउन इज जब उसका बेटा वापस आता है, बिकॉज नाउ उसका माइंड कहीं और चला क्या गया तो है ये तो कि वो कह रही है कि ये तो मर जाएगा लेकिन ये पागल मेरा बेटा इसके यू नो पीछे। लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी माइंड वहाँ जा रहा है मियाँ का, बिकॉज उसके एंड में कहता है ना कि मैं कुछ भी आपके लिए कर सका हूँ तो मुझे प्लीज़ बता दें। आई थिंक देखिए ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड प्ले, इट्स अ गुड प्ले, बट if I'm talking about the last 4 episodes or 5 episodes, nothing has happened except for the fact that he's got cancer and now he's dying. Meaning इस औरत के साथ ये हुआ कि जब जिंदगी थोड़ी सी बेहतर होने लगी तो वो जेल चला गया। नहीं, she was about to leave him. Remember she decided to leave him कि वो जेल चला गया। अच्छा वो जेल चला गया तो फिर से her whatever, because she is a good person. अब वो वापस आया again and she's seeing that there is a soft side to him, he's not being that same aggressive person, life is getting better. क्या हुआ? He's got cancer. So it's her life, one after the other, after the other, after the other, the impact of her making her the woman she's going to become. That's basically what the story is, and it's extremely depressing. I hope we don't have to do it next week, but I think we will. But otherwise, needless to say, performances are brilliant. I think Nadia is right. The way he is portraying his illness, he's doing a fantastic job. वो तो एक्टिंग में हम बात करेंगे, फिर राइटिंग डायरेक्शन के नंबर्स दे दें मुझे। तो एक्टिंग राइटिंग डायरेक्शन में एक्टिंग भी आ जाती है बिकॉज इट्स हाउ दी डायरेक्टर इज हैंडलिंग इट। आई विल गिव देम आई थिंक 7 and a 7. 7 and 7 राइटिंग डायरेक्शन। नादिया, अच्छा थोड़ा ना इस ड्रामे को एक अलग नज़र से देखना चाहिए पामाल को। पामाल इज़ नॉट योर ऑर्डिनरी जॉइंट फैमिली की कहानी या फैमिली ड्रामा या लड़का लड़की की कहानी, वो बहुत सारे लोगों की कहानी होती है। ये एक बायोग्राफी है राइटर की, ये मलिका की बायोग्राफी और उसकी कहानी उसकी ज़बानी है। वो सिर्फ बता रही है अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो कैसे गुजरी, क्या हुआ उसके साथ। तो ये इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, इसलिए हमें इसकी पेस भी कहीं स्लो लगती है, क्योंकि वो तो बायोग्राफीज होती हैं स्लो ही होती हैं और डिटेल में होती हैं। ये सिर्फ उसकी आँख से हम सिर्फ देख रहे हैं उसकी कहानी जो वो हमें बताना चाहती है, जैसे वो हमें बता रही है। इसलिए इसकी ये है ही अलग किस्म का ड्रामा। ऊपर से जब मैं शॉट्स देखती हूँ ना इस ड्रामे के, यूनिक है, आप नोट करें, आपने ऐसे नहीं देखे होंगे। अब एक शॉट है जहाँ मलिका माँ के साथ शोल्डर पे रो रही है, जब उसको पता चलता है, माँ को बताती है कि रज़ा को कैंसर है। माँ की इतनी सी बस चिंग आ रही है उसमें और कुछ भी नहीं। नॉर्मल अगर आप मैं ऐसे शॉट कहें कि यार ये क्या भाई, तो तुम्हारा इसका तो फेस कट रहा है, हेडरूम नहीं है, ये नहीं है, फला नहीं है, नहीं, सिर्फ मलिका का चेहरा और माँ का इतना सा है। ये जो डायरेक्टर है खिज़र, ये नेटफ्लिक्स का इन्होंने ड्रामा डायरेक्ट किया है, तो जो इनकी शॉर्ट वेरिएशन है ना, ये भी उसकी ये फुल प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। और जो नेटफ्लिक्स में शॉर्ट्स चलते हैं ना, जो हम कहते हैं यार नेटफ्लिक्स वाला काम है, ये वो करके आए हैं। ही इज़ अ फैंटास्टिक डीओपी, और पाकिस्तान का जो पहला नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है उसके सारे उसके डीओपी ये हैं। अच्छा, खिज़र, यस, ही वाज इन आवर प्रोजेक्ट में जब नेटफ्लिक्स में काम कर रही थी, तो खिज़र ही तो सोचिए सारा कैमरा वर्क, और ये एक सीन होता था 6-7-8 घंटे में एक सीन। तो मुझे याद है खिज़र, और शूटिंग शुरू होती थी शाम रात, और मतलब आदत ही नहीं रात को काम करने की, और ये पूरा 24 घंटे बाद क्या किया, एक सीन किया, 2 सीन, लेकिन उस काम की ये ट्रेनिंग लेके और करके आए हैं। नेटफ्लिक्स में क्या शॉट्स चाहिए, कैसी रिक्वायरमेंट है, वो नॉर्मल काम नहीं है। तो उसका सीखा हुआ कितना काम इस ड्रामे में आपको नज़र आ रहा है। दैट्स व्हाई द ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी नेटफ्लिक्सी नेटफ्लिक्स है ना। तो वो उसमें सफाई है और खूबसूरती है और मास्टरी है। तो कोई अगर आपको चिनविन अगर सिर्फ नज़र आ रही है तो समझे यही फैशन है, यही सही है। आपको नहीं पता, ये नहीं कि हमारा डायरेक्टर जो है उसने उसका मुंह काट दिया कैरेक्टर का, नहीं, यही फैशन है, नेटफ्लिक्स ही है।
तो बहरहाल मैं इसलिए बड़े इनके शॉर्ट्स एंजॉय, अब मैं देखती हूँ ना, आई थिंक ये सीखने वाला काम है, बाकी लोग भी देखिए कि किस तरह से फ्रेम्स बना रहे हैं, और इसलिए इतना एक्सप्रेशंस रजिस्टर हो रहे हैं सबा के। देखो ना पूरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो सबा का फेस, आंसू का गिरना, आय हाय हाय, फिर उस्मान का जिस तरह के एक्सप्रेशंस कैप्चर हो रहे हैं, कमाल खिज़र, यू आर अनबिलीवेबल। खबरदार बाहर गया किसी, बनाना यही है। तो ये मुझे सिंगापुर वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा, मेरा था भी यार ये जा रहा है, और होता है बहुत सारे लोग इलाज करने जाते हैं और वापस नहीं आते, तो इट्स आई थिंक ऑन हिज पार्ट बिल्कुल सही है। डॉक्टर कह भी रहा था कि पैसे वापस मिल गए भाई को, बाय द वे आई वाज वंडरिंग, ये पता करेंगे ना 1.5 करोड़ का उसने चेक लिख दिया, भाई बहुत अच्छा हो गया है। हालांकि अब भी इसको ये है कि मैंने एहसान नहीं लेना, कि वो कह रहा है कि जो किया है ना मेरे भाई ने वो मैं भुला नहीं सकता, मैं मर जाऊं लेकिन मुझे उसका एहसान नहीं लेना, मेरी बेटी जो है सारी ज़िंदगी उसको भुगतेगी उस कर्ज को। ये उसकी बात उसने कही है, इमेजिन। तो कितना इंसान और कितना टूट सकता है, हर चीज़ से ही टूट गया। तो बहुत खूबसूरत शॉर्ट्स, और राइटिंग की बात करें, जुमले बहुत अमेजिंग थे जो उस्मान के थे। आगे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं मलिका की, बहुत अच्छा मोन्टाज बड़ा डिटेल में शूट हुआ। तो आई विल गिव राइटर एंड डायरेक्टर, राइटर 9 and 10 फॉर फिजर। अन्नी मुमानी की तो जान वो उसमें फंसी हुई ना, बेटा कहीं प्रपोज ना कर दो, कहीं मंगनी कर दो। तो अन्नी इज़ बैक। अच्छा वो लाइन देखी थी लास्ट में, सॉरी मैंने मिस की, किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। हाँ, और उसको रिकैप होता है फ्लैशबैक में वही आता है कि एक टाइम था कि मैं कुछ नहीं था और इन्होंने मुझे ये ऑफर किया था, और आज मैं इनको कह रहा हूँ कि कोई हेल्प चाहिए हो तो हाँ, बताना। ये वो उसका रज़ा का फ्लैशबैक था। आज फ्लैशबैक। अच्छा, मुझे जो एक चीज़ लग रही थी कि जिस तरह का ये जुल्म सितम करता आ रहा था शुरू से, और जैसा ये एक डिफरेंट किस्म के साइलेंट ट्रीटमेंट देता था बीवी को, ये कंट्रोल करता था जो चीज़ें करता था, तो मुझे था कि इसको हीरो ना बनाए इनमें, ऐसा कैरेक्टर जो है ना, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, हमारी बहुत सारी खवातीन इस कर्ब से, इस चीज़ से गुजर रही हैं, क्योंकि अब मेंटल हेल्थ पे बात होने लगी है, पहले नहीं होती थी। अब पहले तो बिल्कुल ही कोई इंसान साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब है तो हम कहते थे कि ओ इसको ले जाओ कहीं जा इलाज करवाओ, अदरवाइज हम समझ में भी नहीं आता, समझ में भी नहीं आता था, और लोगों के एक्सेस भी नहीं थी कि हमने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। इस जनरेशन में जब स्पेशली हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह आए हैं, हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे है, आप फौरन किसी की पर्सनैलिटी ट्रेट्स डाल के आप सर्च करें, वो खुद ही बता देगी चैट जीपीटी का मसला क्या है इस इंसान के साथ, यू कैन फिगर इट आउट कि यार ये नॉर्मल नहीं है तो उसका मसला क्या हो सकता है। आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पता चल चुकी हैं, एंजाइटी है, बायपोलर ये इंसान है, या इसको ADHD है और नार्सिसिज्म है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको। अब क्योंकि जब मैं कमेंट सेक्शन में लड़कियों को देखता हूँ तो इतनी लड़कियाँ ये कह रही होती हैं कि ओ माय गॉड मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ ऐसे करता है, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो ऑब्वियस नहीं होती, आप बता नहीं सकते। अब जैसे कि जब बुशरा आपा यहाँ मौजूद थी, कह रही थी कि देखो थप्पड़ तो नहीं मारता ना, कितना अच्छा हस्बैंड है, ये क्यों इतनी नाशुक्री करी, थप्पड़ तो नहीं मारता। लेकिन जो साइलेंट ट्रीटमेंट होता है, या जिस तरह से आप कंट्रोल किसी को करते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देते हैं, वो बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि उसको आप कहीं उसका कथारसिस भी नहीं कर सकते। थप्पड़ पड़ने का फिर कथारसिस करते हैं, मुझे थप्पड़ पड़ा, ये पड़ा, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। घर वाले मेंटल टॉर्चर को नहीं मानते कि कोई वजह है सेपरेशन, और उनके पास वोकैबुलरी नहीं है हम लोगों के पास ये बताने की कि ये मेरे लिए कितना टॉर्चरिंग था, या ये मेरे लिए कितना ट्रॉमेटाइजिंग था इस इंसान का इस तरह से एक्ट करना। एक छोटी सी बात आपको बहुत बुरी लग सकती है अगर आप हसास हैं तो मुझे ये था कि जो लड़कियां अब इस चीज़ से गुजर रही हैं, तो खुदा ना खास सब जैसे इसमें तो एक एक्सट्रीम दिखाई है ना कि कैंसर जैसी मूजी मर्ज हुआ है, और उसमें भी तो वो कहीं हीरोइज्म की तरफ तो नहीं जा रहा कि एक लड़का नेगेटिव था अब उसको पॉजिटिव किया। नादी आपको ये लग रहा है कि नहीं बिल्कुल वो एक यानी कि उसका क्या हीरो बनेगा, बेचारे का इतना बुरा हाल है, इतनी तकलीफ में है, तो यानी आपको तो ये तकलीफ उसकी जायज बन रही है। बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी, मैं कमेंट्स ही पढ़ रहा था ड्रामे के नीचे, बिल्कुल सही लगा कि आपको अचानक उस पर तरस आने लग गया, आप उसको रहम आने लग गया, और आप ये बातें भूल गए हो कि वो क्या कुछ करता रहा है। और बात ये था कि देखो मलिका की कहानी है, मलिका तो अपनी कहानी बता रही है, वो तो छोड़ने वाली थी इसको, इस वाकये से पहले तो वो तो उसने जहन बना लिया था कि मैं इसको छोड़ रही, और फिर ऐसी जिंदगी में उसके ऐसे तूफान आ कि दिस इज हर स्टोरी। आई थिंक हम इतना ज्यादा इसको जज भी ना करेंगे, तो मलिका के साथ हुआ ना, वो तो बस बता रही है कि ये हुआ, ये बंदा बदल गया, क्यों क्या उसको पता है। जिंदगी जब खत्म होने वाली हो, आपको पता है कि जिंदगी अब खत्म हो जाएगी, तो आपकी प्रायोरिटीज, आपकी आदतें,
वैसे ही चेंज हो सब जाता है, रीसेट हो जाता सब रीसेट हो जाता है, फिर आप बहुत मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को बहुत देखते हैं। मुख्तलिफ हो जाता है। और खैर बाहर अगर राइटिंग की बात की जाए तो मुझे वो सारा वो प्रोसेस जो उसके डॉक्टर से सवालात जवाबात थे वो मुझे वो बहुत they were वो very बहुत इंटेलिजेंट थे और वो हर I just इंसान wish the choices of doctors were better. हाँ वो तो हाँ Very bad actors. वो all of कास्टिंग them. में थोड़ा सा Junior वो cast था। was really आई थिंक sad. इस्लामाबाद में आप शूट कर रहे होते तो आप अच्छा, वैसे लिमिटेड हो जाते इनको हैं। बर्थडे पे भी मुझे लगा कि बड़ा खिजर को चैलेंज होगा, बच्चे वैसे उसकी एज ग्रुप के लेने इस्लामाबाद में आसान नहीं है। हाँ। इधर फिर भी कराची में कराची मैनेज कर में- लेते, बर्थडे वाज चैलेंजिंग बाय द वे। और डायरेक्शन में मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा था जिसमें वो गाड़ी में वहाँ उस तरफ जा रहे होते हैं एयरपोर्ट की तरफ, वो यहाँ से शीशा नीचे करता है तो उसका एक वॉइस ओवर चलता है, फिर वो वहाँ से शीशा वो वाकई नेटफ्लिक्स वाला जो नादिया बात कर रही थी ना वो वाली चीज़ थी जो वो पूरा एक उन्होंने बनाया था ना, क्योंकि वो मोस्टली स्क्रीन प्ले था जो वो एयरपोर्ट में एंटर हुए हैं, एयरपोर्ट की तरफ गए हैं और आपको नहीं पता होता अब क्या होने वाला है, और वो बहुत सारा इंटरेस्टिंग था। फिर जो उसकी जो बातें थी जो वो अपनी बेगम से जब कर रहा है कि मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पर बस थोड़ा सा जो लग रहा था ना, मुझे सबा का मुझे लगता है कि वहाँ पे ऑलरेडी इतने तकलीफ दे प्ले, या तो वो वहाँ एक्सप्रेशन थोड़े से बेहतर मजीद हो सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए ये बहुत You would think by now she's done her हाँ या तो time वो of crying. Meaning इतनी वो रोई है, वो इतनी दफा कह रही मैं क्या करूंगी, मैं क्या, meaning by that time आप भी थोड़ी सी तो हिम्मत पकड़ो ना यार। या तो फिर आप ये हो weak चुका है, नहीं हो हाँ ना। हाँ फिर तो ये हो चुका है आप कि वो इतनी weak यूज्ड नहीं टू हो हो। गई कि यार जिंदगी ऐसी है, अब ये हो रहा है, मैंने अब इतना रोज हो के मैं अभी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हाँ। तो हमारा राइटिंग एंड डायरेक्शन आई मस्ट से लाइक 8 and 8। मीना जी, सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार। Like I say, needless to say, regardless of whatever I think of the rest of the play, performances are very good. Performances are good, except for like the junior cast. उस पे थोड़ा सा I think हमको अब हमारा जो repertoire है junior cast का बहुत अच्छा हो गया है, and I think we have choices. So even if you have a small role and you have to, and it's an important, because देखिए ना ये जो doctors वगैरह के through आपको information मिल रही होती है और वो believable नहीं होगी, that whole scene is going to, I mean उस्मान जितनी भी effort कर ले, that scene is going to be spoiled because of the other actor. So I think उधर जो है हमको अब और ख़ास तौर पे डायरेक्टर्स को इंसिस्ट करना चाहिए that either that, या अगर आपको अच्छा एक्टर नहीं मिल रहा तो वो किसी और तरीके से उसको आप शूट कर लें. But Usman and Saba seem like a real couple. Yes. You know, regardless of जो भी उनकी differences हैं, जो भी उनकी issues हैं, problem, लेकिन आपस में जब वो बात करते हैं लगता है कि ये एक actual couple है, ये actually एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक साथ. You don't feel कि कोई बनावटी इसमें कुछ है या कोई, you know, like there is no inhibitions जो होते हैं ना बाज़ actors के, वो they come through, especially when you're playing husband and wife. They're just so comfortable. I think उनका एक और ड्रामा आ रहा है इन दोनों का. इन दोनों का या पुराना है, I don't know. एक मैं देख रही थी कल टीजर. And Jibran, Jibran and Usman. But and I don't know if it's green or not. But so when you see them together, when they're सब speaking इस्लामाबाद में ही together, आजकल. हाँ, इस्लामाबाद में थे ना ये लोग सब. हाँ. So when you see them together, you just believe, you know, what is happening. I mean, they're so comfortable with each other. So I think the way they are with each other, the way he's handling the bimari. Yes, Saba could have lessened her rona and less, but again, you know, it's not always up to the actor. Director की भी एक वो होती है, script में क्या लिखा हुआ है. But I would say for sure 9 for him. And I'll give him a 10 because I think he did a very good job in portraying the illness, and I'll give her a 9. Nadia, Usman and Saba Kamar to as usual was amazing, but Usman was better. Usman का मार्जिन था. Yes, in these episodes मार्जिन भी था और वो जो उसने एक्टिंग कर दी है ना, वो सबको ही खा गया इन एपिसोड्स में. It was that good. तो वो नंबर्स में थोड़ा सा इस दफ़ा सब ज़रा थोड़ा सा एडजस्ट करो, लेकिन ये कि वो एक ज़रूरी है, एक थोड़ा सा एक दिखाना. बहुत रिस्पेक्ट फॉर उस्मान मुख्तार,
जिस तरह की उसने एक्टिंग की है, जो कैरेक्टर सारा एक तो एक वैसी फैन तो मैं हो जाती हूँ, पता है, क्रश भी हो जाता है, लेकिन एक वो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है कि कितना प्यारा दिखाया, इतना सेंसिटिव, अ डाइंग पर्सन, कैंसर का जो है उसको कैसे फाइट कर रहा है, सारा बहुत कमाल, बड़े इसने सेंसिटिव, अंडर कंट्रोल होके एक एक चीज़, एक एक बाल, एक एक जो कहती है ना इसका, हर चीज़ उसकी बात कर रही है कि वो बीमार है और तकलीफ़ में और बेबस है। तो आई विल गिव सबा वाज अमेजिंग एज यूजुअल इन एवरी सीन, और उसकी वो जो गिरते हैं ना आंसू, जिस टाइमिंग से, जिस खूबसूरती से, और फिर जिस तरह उसको पिक्चराइज करते हैं, वो बहुत कमाल। माँ के साथ बड़ी प्यारी लाइंस, और माँ की वो जहाँ वो बेटी को कहती है कि काश मैंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया होता तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। तो एग्जैक्टली वो भी अपनी माँ की जगह आ गई। अब आगे इसकी कहानी क्या होगी, मल्लिका द राइटर कैसे ये बनेगी, क्योंकि मियाँ ने अब कह दिया, हर चीज़ मियाँ की इजाज़त से करती है, और मियाँ ने ही अब कहा है प्लीज़ पहले वाली मल्लिका बन जाए। अब देखते हैं ये वो पहली वाली मल्लिका जिसको ये मार चुकी है मियाँ की मर्जी और मोहब्बत के लिए, और अब वही मियाँ कह रहा है वैसी बन जाओ, तो कैसे उसको दोबारा जिंदा करेगी। यानी कि मियाँ को पता था कि उसने क्या डैमेज किया है, डीप डाउन इनसाइड ही नोज, लेकिन उस पर गिल्ट नहीं है उसको उस पर जरूरत है तो और वो सब कुछ जो करना चाहती थी अब नहीं करना चाहती थी, अब उसके गोल्स चेंज हो गए थे, लेकिन मियाँ वांट्स नहीं, देखिए यहाँ पे अब वो रेडी नहीं, और वो रेडी नहीं हो जिम्मेदारी लेने के लिए, कि अब उसको लग रहा है कि दुनिया तो इतनी बड़ी है, मैं कैसे कि तुम ही तो मुझे तोड़ के तुमने मेरा ये हाल कर दिया है, और अब तुम कह रहे हो कि दोबारा से जुड़ो। और ये सबक भी है सब आदमियों के लिए कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आ जाए तो अपनी आपकी बीवी कैसे मैनेज करेगी। तो हमेशा थोड़ा सा ना उनको जरा ट्रेनिंग रखनी चाहिए, हर आदमी को अपनी बीवी को ट्रेन रखना चाहिए। जी बड़ी ट्रेन क्या, आप उसको एज अ ह्यूमन इक्वली आप नहीं, ट्रेन इन द सेंस ये जो अब जो उसकी ट्रेनिंग कर रहा है कि जी इस तरह चेक लिखते हैं, ऐसे गाड़ी चलाते हैं, ऐसे टायर पंक्चर जो है ना वो रिपेयर करना है, मामलात, ये भी एक ट्रेनिंग और बहुत ज़रूरी है कि आप सारे मामलात बीवी को सिखाएं, बताएं, उसके साथ एक इक्वल लेवल पे शेयर करें। सब और ये कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत में क्या जरूरत है, सिखाएं, सब कुछ आना चाहिए आपकी वाइफ को। तो कभी भी कोई ऐसा बुरा वक्त आ सकता है, ये भी मोहब्बत का हाँ जरूरी है। आपको क्या पता क्या किसी की जिंदगी का क्या ड्राइविंग फिर उसके बाद बेटियों को सिखाएं, जब बेटियां बड़ी हो रही हैं उनको सिखाएं। तो आई विल गिव सबा 9 and 10 फॉर उस्मान मुख्तार। अच्छा, मैं अगर इनकी एक्टिंग की बात करूं, जो मैं उस्मान मुख्तार ने तो कमाल किया, लेकिन मैं पहले सबा की बात करूंगा। और मुझे वो इतनी इंटेलिजेंट एक्टिंग लगी इनकी कि जब वो बहुत परेशान भी होती है ना, उनकी एक हालत अजीब सी हुई थी, जब जैसी बेटी आती है तो एकदम अपना बिल्कुल फेस चेंज कर लेती हैं कि बिल्कुल कंपोज थे कि मेरी बेटी को इफेक्ट ना हो। और वो इतना सटल वे में और इतना स्मूथली वो ट्रांजिशन आती थी ना कि मैंने वो 2-3 दफ़ा देखा। वो सीटों बैठ के जब बेटी से बात कर रही हैं, हाँ बेटा पापा आ जाएंगे, दिल मुझे वो दिल उसको देख के ना और दिल कुछ वो होता है कि ये किस चीज़ से गुजर रही है इस वक्त, ये खातून किस चीज़ से गुजर रही हैं। लेकिन जैसी बेटी सामने आई तो कैसे इनको प्रिटेंड करना पड़ा, और वो चीज़ आपको ज़्यादा सैड कर देती है कि ओफ ये किस तरह से हो रहा है। और उसके बाद जब वो वहाँ पे लेके जा रहे हैं वो एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट से वापसी पे जो एक्सप्रेशन थे, वो कहती है क्यों आगे रज़ा, आप जाएं वहाँ पे। उसको एक होप नज़र आती है। अब वो होप भी नहीं थी, लेकिन दिल ही दिल में वो भी समझ चुकी थी कि नहीं, हाँ अब कुछ हो नहीं सकता। और ये रज़ा को भी एहसास हो गया था। रज़ा का जो वो वाला पूरा जो मोन्टाज था जो एयरपोर्ट वाला था, उसमें जो एक्सप्रेशन थे बहुत ही कमाल के थे। और फिर जहाँ पर वो जिस तरह से पूछता है रज़ा डॉक्टर से, वहाँ पे जो एक्सप्रेशन थे ना, कि वो लग रहा था कि ये आपको इतना यकीन आ गया था कि बस ये गया आदमी, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब ये वो वाली चीज़ नज़र आई थी। एक होता है ना कि आपकी आंखों में लाइफ होती है, एक आपकी आंखें डेड हो जाती हैं। तो रज़ा की समहाउ जो रज़ा एक्सप्रेशन दे रहा है उसमें बिल्कुल एक ना आपको नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है अब वैसा नहीं है, या अब इसमें ज़िंदगी की नमक बहुत थोड़ी सी बाकी है। तो आई थिंक दे बोथ वर फैंटास्टिक। और क्योंकि इस ड्रामे में कोई ना तो कोई बहुत शादियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ बहुत एक सिंगल ट्रैक स्टोरी है, और उसमें जो ये इनकी परफॉर्मेंसेस है ना, ये सबसे बड़ी दे शाइन। तो वो आई थिंक तो फॉर मेरे लिए तो दोनों 10 है। और स्पेशली उस्मान, आप तो कमाल ही आपने किया है। अब बात कर ली जाए, ओहो सारी अवाम की वोटिंग तो रहेगी। चलिए हम चारों एक साथ कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग की, और टोटल वोट जो कास्ट हुए 17,437 हुए हैं, और पामाल से जंजबील आसिम के हिस्से में आया 4,677।
27% मतलब 2.7 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,175 और पामाल से खिजर इदरीस के हिस्से में आए 1,880, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिले हैं। अगर बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, तो नहीं, फीमेल एक्टर की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,590 और सबा कमर के हिस्से में 4,010, 20% बनते हैं, 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। क्योंकि सबा कमर को केस नंबर 9 से भी 2 पॉइंट्स ही मिले हैं, तो टोटल 40% तो चंक यही लेगी हैं अपनी एक्टिंग से, बाकी तो 60% बाकियों के लिए बचा होगा। अगर बात की जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,073, पामाल और उस्मान मुख्तार के हिस्से में 3,541, 18% बनते हैं, 1.8, बहुत अच्छे नंबर इनको Very nice. मिले हैं। वेरी वेल डन टीम पामाल। माहौल बहुत संजीदा और रंजीदा हो चुका है।